राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। चुनावी माहौल को करीब से जानने समझने के लिए जी न्यूज की टीम जैसलमेर पहुंची। गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर का एक छोटा सा गांव है फलौदी, जहां चुनाव की बात जोर शोर से हो रही है। क्योंकि फलौदी गांव का सट्टा पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि दो सांड आपस में लड़ पड़े हैं तो फलौदी गांव में उस पर भी सट्टा लग जाता है। और इस वक्त तो पूरे राजस्थान में चुनावी दंगल चल रहा है। ऐसे में फलौदी के सट्टाबाज भी दिन रात अपने काम में जुटे हैं। फिलहाल ये पूरा बाजार अभी आपको खाली दिखाई दे रहा होगा, लेकिन रात जैसे से आगे बढ़ेगी तकरीबन 9 बजे के बाद, तब यहाँ पर जो मुझे बताया गया है पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती है और हर छोटी चीज पर यहाँ पर सट्टा लगता है। फलौदी सट्टा बाजार के दलाल बताते हैं कि बड़े बड़े नेता भी इस बाजार की खबर रखते हैं। जब ये इलेक्शन आएगा हार जीत का, तो हार जीत के अंदर उनके मुख्यमंत्री हो चाहे कोई उनके पीए का इनका फोन आना चालू हो जाता है। अच्छा, कि भाई अभी फलौदी तुम्हारा सट्टा बाजार क्या बता रहे हैं। सट्टेबाजों की राजधानी के नाम से पहचाने जाने वाले फलौदी गांव में ऐसा कुछ नहीं जिस पर सट्टा नहीं लगता। कहते हैं सट्टेबाजी यहाँ के हर बाशिंदे के खून में है। जैसलमेर के फलौदी गांव के लोग दशकों से काम करने के लिए मुंबई का रुख करते आए हैं और वहीं से उन लोगों ने सट्टेबाजी के गुर भी सीखे। लेकिन अब फलौदी गांव के गांधी चौक पर सियासत का रुख पता किया जाता है और हर सीट और हर उम्मीदवार का भाव तय होता है। फलौदी बाजार के दलालों ने राजस्थान चुनाव पर सट्टे का भाव भी बताया। अभी राजस्थान सरकार जैसे बीजेपी सरकार बनेगी, उसका सिर्फ 30 पैसा का भाव है। 30 पैसे। और कांग्रेस की सरकार अगर बनेगा उसका 3 रुपए का भाव है। यानी अगर कोई बीजेपी की सरकार बनाने पे 1000 रुपए का सट्टा खेलता है तो बीजेपी की सरकार आने पर उसे 1300 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर सट्टा बीजेपी पर लगाया और सरकार कांग्रेस की आई तो पैसा डूब जाएगा। राज्य का चुनावी गणित समझने के लिए फलौदी के भाव को समझना ही काफी माना जाता है। राजस्थान में जो सट्टा बाजार है वो 120 सीटें फलौदी का दे रहा है। कांग्रेस को 60 से 70 सीटें हैं, लेकिन ये भी कहते हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये भाव और ये जो सीट्स हैं ये ऊपर नीचे होती हैं। कुल मिलाकर फलौदी का सट्टा बाजार बीजेपी को बढ़त दे रहा है, लेकिन समय के हिसाब से टक्कर बढ़ सकती है। जैसलमेर बेशक क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन यहाँ खेती की जमीन बेहद कम है। हालांकि जमीन के अंदर बड़े पैमाने पर चूने का पत्थर मिलता है, जिससे इलाके में गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन उसी रोजगार पर इस वक्त तलवार लटक रही है। ये जैसलमेर से 60 किलोमीटर दूर रामगढ़ गांव है, जहां बंजर जमीन पर टेंट गाड़ कर कुछ लोग बैठे हैं। हाथों में पकड़ी तख्तियों पर लिखा है रोजगार नहीं तो वोट नहीं। दरअसल यहाँ पर रामगढ़ में एक फैक्ट्री है RSMM करके, और वहां पर ही तकरीबन मुझे जो बताया गया है तकरीबन 400 ऐसे डंपर लगातार गिट्टी जो होती है, जो पत्थर की गिट्टियां होती हैं, उनको ढोने का काम करते थे। और अब नया जो ठेकेदार आया है उसने कुछ ऐसी परिस्थितियां इन परिवारों के लिए पैदा करती हैं कि अब ये जो डंपर हैं ये इस वक्त स्ट्राइक पर हैं। पहले 1 टन पत्थर के लिए इन्हें 75 रुपए मिलते थे, लेकिन अब नया ठेकेदार कम पैसे में काम करने का दबाव बना रहा है। हर ठेकेदार ने हमारे को 5 से 7 रुपए बढ़ा के दिया है। इससे हम 4 से 5 रुपए नहीं मांगते, हम जो पहले चले वो रेट मांगते, वो ही नहीं दे रहा है। बीते 2 महीने से हड़ताल पर बैठे इन लोगों की सरकार के नुमाइंदों तक भी कोई सुनवाई नहीं। अब देखना यह होगा कि खुद को जैसलमेर का प्रतिनिधि बताने वालों में कौन इन 25 गांवों के लोगों का मसीहा बनेगा। जो जमीन जो पत्थर जैसलमेर के रामगढ़ जैसे गांव में रोटी का इंतजाम करते हैं, वही इनकी जिंदगी के लिए मुश्किल भी खड़ी कर रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह है चूना पत्थर का काम करने वाली प्राइवेट कंपनियां, जो नियमों की अनदेखी कर लोगों की जान खतरे में डाल रही है। जैसलमेर की रेगिस्तानी जमीन पर मनमाने ढंग से हो रहा खनन यहाँ के लोगों को बीमार कर रहा है, क्योंकि क्रशर का पूरा काम खुले में चल रहा है। नियम ये कहता है कि जो भी क्रशर होंगी प्राइवेट कंपनियों को वो पूरी तरह कवर अप होना चाहिए, उस पर समय समय पर पानी का छिड़काव होना चाहिए। लेकिन वहां पर खुलेआम इस तरह के जो ट्रक हैं वो आते हैं और धूल, मैं आपको पूरे इलाके में दिखाऊं, देखिए वहां तक धूल कैसे उड़ रही है। इसका खामियाजा आसपास में रहने वाले लोग और उनकी जमीन भुगत रही है। अवैध खनन की वजह से जैसलमेर के जोगा गांव के खेत बंजर हो गए हैं। चना और गेहूं की होती थी, वो खड्डे होने के खनन के कारण वो पूरा आगे अब पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि खानों में विस्फोट से गांवों के घरों में दरार आ जाती है और पशु भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। स्वास्थ्य के ऊपर
जाहिर तौर पर बहुत सीधा असर पड़ता है। टीबी की बीमारियां गांव वालों को बहुत होती हैं, कोई चिकित्सा सुविधा इनको मिल नहीं पाती है और खेती की जो जमीन है वो लगातार यहाँ पर बंजर हो रही है। कुल मिलाकर यहाँ खनन से गांव वालों को इतना मुनाफा नहीं है जितना नुकसान उठा रहे हैं। जैसलमेर के दूर दराज के इलाकों में भी हमें सौर ऊर्जा के प्लांट और पवन चक्कियां खूब दिखाई दी, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर प्राकृतिक रूप से बिजली उत्पादन होती है ये तो पता चलता है, लेकिन हैरानी तब हुई जब यहाँ के किसानों से बात की और पता चला कि सरकार जिस जमीन के दम पर बिजली बनाती है वहाँ के लोगों को ही बिजली नहीं मिल पाती। साल 2018 में सरकार ने किसानों से ट्यूबवेल पर 6 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन बिजली मिली सिर्फ 2 घंटे। 24 घंटे से भी 6 घंटे की घोषणा है और 6 में से भी आपको मिलता है 2-3 घंटे। ढाणियां उसमें 24 घंटे की, उसमें भी 6 घंटे 7 घंटे लाइट मिलती है घरेलू कनेक्शन वाले। फिर बाकी टाइम पे कैसे गुजारा करते हैं आप? अंधेरे हम करते हैं, क्या करें, चुनाव वादे वैसे खोखले थे। न पानी है न बिजली, ऐसे में किसानों ने अपने खेतों में गड्ढे कर कृत्रिम तालाब बना रखे हैं। यही नहीं, किसान बताते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कर्ज माफी का वायदा भी किया था, लेकिन वो भी खोखला निकला। राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी ने सभी ने मिलकर के घोषणा की, तब किसान मन बना दिया गया इस बार कांग्रेस को सत्ता में लाना है, लेकिन सत्ता में आने के बाद में भी किसानों की ऋण माफी पूर्णतः नहीं हो पाई। जैसलमेर के गांव ढाणियों में बसने वाले लोग सरकारें और वादे तो बदलते देखते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें जस की तस बनी रहती हैं। जैसलमेर की 464 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है और यहाँ के कई समस्याओं का ताल्लुक इससे भी है, चाहे फिर वो सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर विस्थापित हिंदुओं का, जिन्होंने पाकिस्तान के बुरे हालात को देखते हुए वापस हिंदुस्तान लौटने का फैसला किया। लेकिन इन लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ता है। कुल मिलाकर जो मुझे बताया गया, जैसलमेर में पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आने वाले हिंदू जो हैं उनकी जनसंख्या 30,000 के आसपास है, लेकिन जो वोट देने का अधिकार है वो महज 8,000 लोगों को है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से जैसलमेर में आकर बसे हिंदुओं में ज्यादातर को नागरिकता नहीं मिल पाई है। बिना नागरिकता के तो डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते और आगे पढ़ाई में भी दिक्कत आती है, कोई सरकारी सुविधा भी नहीं मिल पाती है। चुनावी मौसम में हर बार इन विस्थापितों की जरूरतें और मजबूरियां भापी जाती हैं और उसी हिसाब से वादे भी होते हैं, लेकिन अमल नहीं। नेता सिर्फ वादे कर जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जीतने वाले भी नहीं आते और हारने वाला भी नहीं आता है। जैसलमेर की इन ढाणियों में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक जैसलमेर और दूसरी पोखरण। दोनों ही सीटों पर 2018 में कांग्रेस ने कब्जा जमाया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बीजेपी की धाक रही। ऐसे में बीजेपी इस बार जैसलमेर की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। जैसलमेर में बीजेपी के महामंत्री कंवर राज सिंह ही उम्मीदवार हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस इलाके में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कोई वादों में खरे नहीं उतरे, चाहे पानी का वादा हो, चाहे शिक्षा का वादा हो, चाहे यहाँ बेरोजगारी का वादा हो, धरातल पे जीरो है, कोई काम नहीं किया स्थानीय विधायक ने। वहीं कांग्रेस के मौजूदा विधायक रूपाराम की दलील है कि उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, इसीलिए जनता उन्हें ही चुनेगी। 14 MLA 70 वर्ष जो काम किए उसे मैंने 4-5 गुने कर लिए। चुनाव से पहले हर पार्टी, हर नेता अपनी जीत के दावे करते हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बार जैसलमेर की जनता किसे चुनती है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स या चुनावी चंदे की भी चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं की दलील है कि ये अपारदर्शी तरीका है और इसके जरिए चुनावों में काले धन का इस्तेमाल बढ़ सकता है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि राजनीतिक पार्टियों को मिली फंडिंग की पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को शुरू करते वक्त केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि इसके जरिए राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दलील दी कि आम जनता को राजनीतिक दलों की फंडिंग या उसका सोर्स जानने का कोई हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को मिले चंदे का हिसाब सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। और बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चल रही है, तो ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर इसके जरिए राजनीतिक दलों को पैसे कैसे मिलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ विशेष शाखाओं में कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और अपनी पहचान गुप्त रखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड अपने पसंदीदा पार्टी को दे सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड होते हैं और इस दौरान
उनको कैश नहीं करवाया गया तो पूरी रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में चली जाती है। इन बॉन्ड के जरिए उन्हें पार्टियों को चंदा मिल सकता है जिनको लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला हो। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री भी बढ़ गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4 से 14 अक्टूबर के बीच 1148 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे हैं। जी न्यूज़।